अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 16 अप्रैल है और दिन है मंगल का। आज के जो बड़े अखबारात हैं उन्होंने क्या खबरें शाया की हैं वो आपसे शेयर करेंगे, और क्या लीडिंग खबरें हैं और अब होने क्या जा रहा है इस पर भी बात होगी आज के वीलॉग में। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज सबसे पहले एक्सप्रेस अखबार को डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस अखबार ये कहता है कि सरमायाकारी के लिए आला सऊदी वफ्द जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। मंसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए आज मुज़ाकरात होंगे और इसके साथ साथ जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में कई वज़रा वफ्द में शामिल हैं और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया उनका। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से वो मुलाकातें करेंगे और $5 अरब की जो सरमायाकारी पैकेज के तहत सऊदी अरब को भाषा डैम में $1.2 अरब की इक्विटी पार्टनरशिप की पेशकश का फैसला है। सोलर पावर प्लांट चिन्योट, आयरन और दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी में भी सऊदी सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। इसके साथ सऊदी जो नायब वज़ीर दिफा हैं वो भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे और दिफाई पैदावार, फौजी ताउन के मंसूबों को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। और ये जो तमाम मंसूबे हैं और ये जो मुज़ाकरात हैं इनका बुनियादी मकसद क्या है कि मोहम्मद बिन सलमान आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उनके दौरे से पहले ये तमाम चीज़ों को फाइनलाइज किया जा रहा है। और जो $5 अरब की सरमायाकारी है जो सऊदी अरब करने जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि वो $7 अरब तक भी हो सकती है, उसके हवाले से आज हतमी मुज़ाकरात होंगे और अहम मुलाकातें भी होंगी। और एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया है इस सऊदी डेलीगेशन का, और इसमें आज अहम मुज़ाकरात होंगे और इसमें अहम पेशरफ्त का इम्कान है। दूसरी तरफ अहम खबर है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि आमिर तांबा हमला केस की जो कड़ियाँ हैं वो भारत से मिलती हैं और उन्होंने कहा कि लेस्को में अब तक 83 करोड़ रुपए यूनिट की ओवर बिलिंग हुई है, इसके ऊपर आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। जो ज़्यादा पैसे लेस्को ने, जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उसने ज़्यादा पैसे वसूल कर लिए हैं पब्लिक से, उनको वो वापस किएंगे। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि भारत पहले भी ऐसी वारदातें कर चुका है, टारगेट किलिंग्स की वारदातें कर चुका है, और जो ओवर बिलिंग का मामला है उसमें डिस्कोस का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका मामला मुलविस है और एक्सीएन को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से भी बात की गई। भावल नगर वाक़े को उन्होंने कहा कि उसको बिला वजह मसला बना दिया गया है, वो एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से मसाइल हुए जिसको अब दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सियासी बुनियादों पर घरों पर छापे नहीं मारने चाहिए और सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी की भी इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के जो बयान है उस पर वो तबसरा नहीं करेंगे, ये कहा मोहसिन नकवी ने। दूसरी तरफ फवाद चौधरी से मुतल्लिक खबर है कि उन्होंने उनके खिलाफ जो केसेस हैं पुलिस के, उसके ऊपर आईजी इस्लामाबाद, आईजी जो पंजाब हैं, उनसे जवाब आज ही तलब कर लिया गया। उन्होंने कहा कि वो उन्हें कच्चे के इलाके में जाना है, उन्हें तारीख दे दी जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि कच्चे के इलाके में आप जाते रहते हैं, हमारा काम मुकम्मल कर लें, क्योंकि कच्चे के इलाके में तो कुछ होता नहीं है आपसे, लिहाजा यहाँ वाला काम मुकम्मल कर लें तभी ज़्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ परवेज़ खट्टक का जो सियासत में वापसी का फैसला है और उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है, ये भी एक्सप्रेस ने अपनी खबर दी है और ये कहा है कि परवेज़ खट्टक अब दोबारा पर तोल रहे हैं कि वो दोबारा सियासत में आएँ। जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद वो गायब हो गए थे, उन्होंने कहा था वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अब वो दोबारा जो है वो इस मामले के ऊपर आ रहे हैं और पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। पीटीआई ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जो धांधलियाँ हैं उनके जो केसेस हैं वो दायर कर दिए हैं। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जल्द समाअत का भी इम्कान है, ऑल्दो कि उसके ऊपर एतराज़ात लगा दिए गए हैं, एतराज़ात लगा कर वापस किए गए, लेकिन जो पीटीआई की कानूनी टीम है वो समझती है कि वो जल्द इन एतराज़ात को दूर कर देंगे और उसके बाद ये मामला फिर अदालत में आएगा और अदालत ने इस पर फैसला करना होगा। तीसरी अहम बात पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, $4.53, हाई स्पीड डीजल $8.14 महंगा कर दिया गया है और एक नया तोहफा दे दिया गया है आवाम को। ईद के बाद ईदी दी गई है। पेट्रोल की कीमत $299 हो से बढ़कर जो है वो $293 हो गई। हाई स्पीड डीजल 282 से बढ़कर $290 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली चोरी के ऊपर मीटिंग की। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी एक बड़ा चैलेंज है, कीमत कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पंजाब की कारकर्दगी हौसला अफजा है, दीगर सूबों को भी इससे जो है वो मदद लेनी चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ एक अहम खबर वो ये है कि ईरानी सदर की 22 अप्रैल को आमद है, इसके लिए MOUs दस्तखत होंगे और इसके साथ साथ वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकातें करेंगे और उन्होंने कहा कि इसराइली जो जहाज़ पर पाकिस्तानी है तो उसको छोड़ देंगे, ये भी जो ईरानी हुकाम हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि वो हुकूमत अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो मुलाजमत है उसमें तोसी चाहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नाकाम बनाएंगे और चीफ जस्टिस सहूलतकार हैं
और उन्होंने कहा कि तरीक़ा कार बदलने नहीं देंगे। लिहाजा PTI ने भरपूर तरीके से उस कोशिश को नाकाम बनाने का ऐलान कर दिया है कि अगर हुकूमत कोशिश करेगी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को तौसी देने की, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसी करने की, तो उस मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि वो भरपूर मुज़ाहमत भी करेंगे और इस हवाले से वो न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि हर लेवल के ऊपर मुज़ाहमती तहरीक करेंगे, जो है वो चलाएंगे। दूसरी तरफ सदर नान बाई एसोसिएशन है रावलपिंडी में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ साथ पिंडी में भी और लाहौर में भी उनके खिलाफ कि उन्होंने कहा कि वो हुकूमती इक़दामात को नहीं मानेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो रोटी की कीमत को कम करने का ऐलान किया है वो ये कह रहे हैं कि वो कम नहीं कर सकते क्योंकि बाकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अखराजात हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि वो इसको कम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, किराए बहुत ज़्यादा हैं, दीगर जो एक्सपेंडिचर्स हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ एक आटे की कीमत को कम करने से वो रोटी की कीमत को कम नहीं करेंगे, बल्कि दीगर फोरम से भी उन्हें रिलीफ दिया जाए, उसके बाद ही वो इसके ऊपर रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस मामले के ऊपर हुकूमत ये कह रही है कि उन्होंने हर सूरत रोटी की कीमत को कम करना है, तो लिहाजा अब हुकूमत ने जो भी एहतजाज करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी रोटी की कीमत जो है वो 15 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और वज़न 20 ग्राम होगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसने भी ये ऐलान शुरू कर दिया है कि वो भरपूर तरीके से इसके ऊपर भी अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पंजाब और मरी में बिलखसूस प्रोजेक्ट्स के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने मीटिंग अटेंड की है और उन्होंने कहा है कि वो मरी में जो वाटर सप्लाई की स्कीम है, PHA सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की मंजूरी दी है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने, और उन्होंने कहा कि गैर कानूनी जो इमारतें हैं उनको फौरी गिराने का फ़ैसला किया गया है। और बड़ी ये तजावुज़ात हैं, मरी में बहुत सी ऐसी कंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी बहुत ही जिसने मरी का हुस्न को तबाह कर दिया है और जिससे जो तमाम मरी की एक ब्यूटी थी वो ख़त्म हो गई है। उस पर फैसला किया है हुकूमत ने कि वो फौरी तौर के ऊपर गिराएंगे। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड फ़ाल करेंगे, गैर कानूनी अड्डे बंद करेंगे और मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका है और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, ये कहा नवाज़ शरीफ ने भी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी। इसके साथ GB जजों की पेंशन से मुतल्लिक जो एतराज़ था वो मुस्तरद कर दिया गया है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि तैनाती 3 साल के लिए पेंशन की मुस्तहिक नहीं है, लिहाजा दरख्वास्त गुजारों की जो दरख्वास्तें हैं वो 11 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी ने हल्फ उठा लिया है। अपोजिशन जो है उसने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहिए भुट्टो के नारे लगाते हुए आसिफा भुट्टो पार्लियामेंट में पहुँच चुकी हैं और उनके लिए बहुत एहतमाम किया गया और ये कहा गया कि उनमें बेनज़ीर भुट्टो का अक्स नज़र आता है। वो बहुत शानदार तरीके से पॉलिटिक्स करेंगी और भरपूर तरीके से उनके लिए मुहिम चलाई गई और पीपल्स पार्टी की तरफ से, लिहाजा देखना होगा कि वो कैसे डिलीवर करती हैं। दरामदी कोयला पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। ईरान इसराइल कशीदगी पर दफ्तर खारजा का जो बयान है वो काबिल मज़म्मत है, ये कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि दफ्तर खारजा इसराइल का नाम तक न ले सका और 9 मई पर आज़ादाना कमीशन भी बनाया जाए, ये कहा उमर अयूब ने। और PTI ने 19 अप्रैल को लाहौर में जलसे की इजाज़त भी मांग ली है, DC लाहौर को दरख्वास्त भी दे दी है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने शादी के लिए लड़के और लड़की की उम्र में जो फ़र्क की शिक थी उसको कलअदम करार दे दिया है। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में लड़के लड़की की उम्र में फ़र्क इम्तियाजी है रवैया है। हुकूमत पुराने कानून में 15 रोज़ में तरमीम करे। एक्ट के तहत लड़के की शादी की उम्र 18 साल, लड़की की 16 साल थी। ख़वातीन और मर्द में मसावी हुकूक रखते हैं, लिहाजा ये दरख्वास्त गुजार ने कहा है, लिहाजा इस कानून को ख़त्म कर दिया गया है और शिक को कल अदम करार दे दिया गया है। ये कहा गया पंजाब में 9,883 अफराद वॉच लिस्ट में शामिल हैं और उनकी निगरानी शुरू कर दी गई है। 19,000 दरगाहों की जियो फेंसिंग की गई है। 2,298 अफ़गान तरबियत याफ्ता अफराद भी मौजूद हैं, इनकी भी जो है प्रॉपरली मॉनिटरिंग की जा रही है। ये जो पंजाब की वज़ारत दाखिला है उसने रिपोर्ट दी है। इसराइल का ईरान के साथ जो जंग ना करने का फैसला है, सलामती कौंसिल का जो इजलास था वो बेनतीजा ख़त्म हो चुका है। बारिशों की तबाहकारियाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में आज नया सिलसिला शुरू होगा और मज़ीद 11 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, ये भी बहुत अफसोसनाक खबर है। और बलूचिस्तान जो है वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सरमायाकारी लाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उनको मुकम्मल किया जा सके। निकाह केस में मालिका के जो वकील हैं वो दलाइल से क्यों डर रहे हैं, ये कहा अदालत ने, लेकिन फिर भी वो उनकी इस्तदा पर समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई और सलमान अकरम राजा कहते रहे कि ताख़ीरी हरबे हैं। बहरहाल इस पर अदालत ने अब 24 अप्रैल को फैसला करना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को निकाह केस में रिहा करना है या नहीं करना है।
اس کے ساتھ ساتھ ایکسپریس ٹریبیون یہ کہتا ہے کہ ملٹیپل سکیمز ہیں ٹو اٹریکٹ دی سعودی انویسٹمنٹ، اور اس کے حوالے سے دیامر بھاشا بھی ہے اور دیگر جو ریکوڈک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت میں، لائف سٹاک میں، اور اس کے ساتھ جو دیگر شعبے ہیں جس میں ریئل اسٹیٹ ہے وہاں پر بھی انویسٹمنٹس کی جو ہے وہ انہیں آفر کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ڈان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈان نے یہ کہا کہ سعودی ٹیم جو ہے وہ آ رہی ہے، اور جو سعودی وزیر خارجہ ہیں فیصل بن فرحان، وہ ان کا جو دورہ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گراؤنڈ ورک مکمل کیا جائے تاکہ محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈان یہ کہتا ہے کہ اربن فلڈنگ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے بلوچستان میں، اور کیونکہ بلوچستان میں اور جو دیگر علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں پر شدید بارشیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سی تباہی مچی ہے اور بہت سے نقصانات ہوئے ہیں۔ پیٹرول پرائسز بڑھا دی گئی ہیں، یہ ہم رپورٹ کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو دھرنا کمیشن ہے اس نے اہم ریکمنڈیشنز دے دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ بہت سے قوانین بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے، ان کو کھلی آزادی ہے اور ان کو ریگولیٹ کرنے کی کوئی قانون سازی نہیں ہے، لہٰذا یہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کرٹیسائز کیا کہ جو معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عارضی طور کے اوپر ایسی شدت پسند تنظیمیں جو تحریک لبیک تھی یا دیگر تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے اس میں ریاست نے کمزوری دکھائی، لہٰذا ایسے معاہدے نہیں ہونے چاہیے اور ایک مستقل حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر خزانہ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونٹ نیڈ مور پالیسی پرسکرپشنز، یہ کہتے ہیں۔ اور پہلا دن تھا ان کا واشنگٹن میں، اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کو فالو آؤٹ جو پاکستان جس خمیازہ بھگت رہا ہے اس کا بھی مطالبہ کیا ہے IMF سے، اور مذاکرات میں کہا ہے کہ پاکستان اس کے اوپر اپنا کلیم کرے گا کہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر خبر ہے وزیر داخلہ کی، ایویڈنس آف انڈین رول ان اٹیک آن سربجیت سنگھ کلر، اور یہ کہا گیا کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جو ابھی تک حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے شواہد موجود ہیں کہ جو سربجیت سنگھ کے قاتل کا جو مرڈر کیا گیا اور ٹارگٹ کلنگ کی گئی اس میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو بھاول نگر کی فائٹ ہے وہ دو بھائیوں میں فائٹ ہے، اٹس فائٹ بٹوین دا ٹو بردرز، لہٰذا اس کو میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جنگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ نیب کے طریقہ کار میں تبدیلی اور SIEFC کی معاونت سے اب بیوروکریسی کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم اور آرمی چیف نے بھی حوصلہ دلایا ہے۔ بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ مسائل جو پیدا کرتے ہیں کسی بھی کام میں، پروجیکٹ میں، یا کسی بھی منصوبے کو مکمل کرنے میں، وہ بیوروکریسی کی ہرڈلز ہیں، اور ان کا یہ خدشہ ہوتا ہے، اور وہ کسی حد تک درست بھی ہوتا ہے کہ ان کو بعد میں جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، رجیم چینج ہوتی ہیں، تو پھر انہیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سیاسی سکور سیٹل کرتے کرتے ساتھ ان کے بھی جو کیسز ہیں انہیں بنائے جاتے ہیں، LNG کیسز ہوں، ناروال والا کیس ہو احسن اقبال صاحب کے خلاف، دیگر بھی کیسز ہوں، اب جیسے اب PTI کے خلاف اگر کیسز بن رہے ہیں تو اس میں بھی بیوروکریسی کو جو ہے وہ خاص ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب اس حوالے سے انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہیرارکی ہے نیب، FIA اور دیگر اداروں کی، وہ ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اب بیوروکریسی کو کہا گیا ہے کہ وہ کھل کر کام کریں اور جلد سے جلد فیصلے کریں تاکہ جو سرمایہ کاری سے متعلق انویسٹمنٹس ہیں یا تمام چیزیں ہیں ان کے فیصلے جلد سے جلد ہو سکیں اور انویسٹمنٹ آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ صالح ظفر صاحب کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف اپنی عددی موجودگی ثابت کرنے میں ناکام رہی، 92 ارکان پر مشتمل اپوزیشن کے محض 59 ارکان کا ہونا اس کی صفوں میں کھلی بغاوت ثابت کرتا ہے۔ خیر بہرحال صالح ظفر صاحب اس طرح کی خبریں کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ارکان کل کیونکہ فرسٹ ڈے تھا پارلیمنٹ کا، تو اپوزیشن کے زیادہ لوگ نہیں تھے، تو اس کا انہیں لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی بغاوت ہو گئی ہے، یہ ان کی خبر ہے۔ اور عید الفطر کی تعطیلات کے بعد وفاقی سیکٹری صحت کو تبدیل کر دیا گیا، افتخار شلوانی کو، اور ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ ٹیکسٹ گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 4 روز کی توسیع کر دی گئی ہے، اور ترجمان بشرا بی کہتی ہیں کہ جو ہار بیچے ہوئے جس پر سزا دی گئی وہ آج بھی ہمارے پاس ہیں، اور جو سزا ہے وہ غیر قانونی طور پر دی گئی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے ایک بار پھر الیکشن کے اخراجات کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ آصفہ بھٹو کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کے اور میڈیا کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوئی کل جب وہ آئیں، اور اس دوران جھگڑا ہوا اور جھگڑے چلتے رہے۔ اور ایک اور اہم خبر تھی جو سوشل میڈیا پر بہت وائرل تھی، وہ یہ تھی کہ کچھ فلسطین سے بے اولاد والدین کے لیے یا بے اولاد جوڑوں کے لیے تھی
کہ وہ اگر بچے گود لینا چاہیں تو 300 بچے آئے ہیں فلسطین سے اور انہیں کوئی گود لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اور کوئی مفتی صاحب ہیں، مفتی اعظم صاحب، ان سے رابطہ کیا جائے، اور پھر وہ نمبر تھا اس کے حوالے سے جو سفارت خانہ ہے فلسطین کا، اس نے بتایا ہے کہ پاکستان میں کوئی فلسطینی یتیم نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پر افواہوں کی تردید کی، انہوں نے فلسطینی یتیموں کی کفالت ریاست سے باہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھرپور طریقے سے فلسطین میں ان کی کفالت کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ جو تمام سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کو رپورٹ کیا اعجاز سید صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی ہے، جبکہ شہباز شریف کی جو پنجاب حکومت ہے اسے ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ سابق ڈی جی ISI نے بطور مصالحت کار کا کردار ادا کیا تھا، اور صوبائی حکومت نے مظاہرین کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی، لہٰذا تمام جو ذمہ داری تھی وہ شہباز شریف کی اس وقت کی پنجاب حکومت کی تھی جب وہ ریلی لے کر یہاں پر آئی تحریک لبیک، لہٰذا اس میں سائن کرنے پر یا وہ جو ایگریمنٹ کرنے کے اوپر جو ہے وہ جنرل فیض کا کوئی رول نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ رینجر اور FT کو واپس سرحدوں پر بھیجا جائے، وسائل پوری طرح خرچ کیے جائیں، اور دارالحکومت میں احتجاج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ فورس بنائی جائے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو رینجرز اور FT ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کر پروٹیسٹ روکے یا دیگر چیزوں کو روکنے کے لیے یوز کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں واپس جو ہے وہ بارڈرز پر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کی جنگ پر تھی اور جنگ کی اہم خبریں تھیں، اور اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ آئیں گی تو ہم آپ کو شام کے ویلاگ میں اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔